स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ एंथर एंड प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम इसके पहले के लेक्चर में देखे थे एलएस ऑफ टिपिकल फ्लावर, जिसमें हमने फ्लावर के 4 पार्ट्स देखे थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और उनके फंक्शंस भी देखे थे। हर एक वर्ल के हर एक पार्ट के, फ्लावर के हर एक पार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको पता है। अब उसमें से एंड्रोसियम और गाइनोसियम यह इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एंड्रोसियम called as stamen, and you know very well the fertile part of the stamens. So now this is the stamen. This is called stamen. हम इसे क्या कहते हैं? stamen कहते हैं, right? So and now the stalk of the stamen is called as filament. So this is the sterile part. कैसा पार्ट है? sterile part. और ये जो एंथर है, इतना एंथर, दिस इज द फर्टाइल पार्ट, एंड नाउ फिलामेंट इज द स्टेराइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। नाउ दिस इज स्टेमन। अब इस पर्टिकुलर एंथर में ये 2 एंथर लोब होते हैं, राइट? 2 एंथर लोब रहे तो हम उसे क्या कहते हैं? डाइथेकस एंथर। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से भी स्टेमन होता है, राइट? जिस स्टेमन में एक ही एंथर लोब हो तो उसको मोनोथेकस एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोथेकस एंथर, है ना? तो ये जो एंथर है, हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर एंथर जो है ओनली 1 एंथर लोब, इसको क्या कहते हैं? मोनोथेकस एंथर, राइट? अब इसमें कितने हैं एंथर के लोब? 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे एंथर को क्या कहेंगे? डाइथेकस एंथर। क्या कहेंगे हम इसको? डाइथेकस एंथर। और इसमें कितने एंथर लोब है? ओनली 1 एंथर लोब, तो इसको हम कहते हैं मोनोथेकस एंथर। इन द 1 एंथर लोब देयर आर 2 पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पर एक एंथर लोब में कितनी पोलन सैक है? 2। मीन्स 1 लोब or 1 anther lobe having 2 pollen sac are microsporangia। कितनी है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। सो इन ईच एंथर लोब देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। सो इन द डाइथेकस एंथर having the 2 anther lobe, how many sporangia will be present? 4, right? So this diathecus anther is also called as what? Tetrasporangiate anther। क्या कहेंगे डाइथेकस एंथर को? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिया मीन्स स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोरेंजिया 1 2 3 4, 4 स्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। कौन? डाइथेकस एंथर। और मोनोथेकस एंथर कितने स्पोरेंजिया होते हैं? 2, इसलिए क्या कहेंगे इसको? मोनोथेकस एंथर को
bisporangiate anther. Right. So this is the TS of diathecus anther. How many microsporangia are present here? 4. Means how many lobes? 2 lobes, and each lobe having 2 microsporangia. So total 4 microsporangia. It means it is the TS of diathecus anther. Means ये वाले anther का TS है, right? ये वाला. So हम देखेंगे anatomy. That means the internal structure of the TS of diathecus anther. TS of diathecus anther का क्या देखेंगे हम? Internal structure. So what are the different layers of the internal? What are the different internal layers, internal component of the anther? So we'll see. So outermost protective layer of the anther is the epidermis. Epidermis. Now this outermost barrel shaped flattened cell, single layered outermost layer is called as epidermis, and its function is the protection to the inner part. So इसका function क्या है? Protection. Protect the anther. Now just inner side to the epidermis there is a single layer of endothelial cell, and now that layer is called as what? Endothelium. Now the cell of the endothelium present in between the 2 microsporangia. अब इसे हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. एक है इसलिए क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम. सो 2 है माइक्रोस्पोरेंजिया. सो इसके बीच में यहाँ पे जो नॉच है, यहाँ पर इंडोथेसियम की जो सेल है, इसकी जो वॉल है वो कैसी है? थिकनिंग of endothelial wall of endothelium. और वो कैसे बनी हुई रहती है? पॉलीसेकेराइड, दैट इज द callose layer. So thickening, इस thickening में क्या रहता है? Callose, thickening of wall, and which is made up of callose, right? So this callose is hygroscopic in nature. Hygroscopic in nature. So what is meant by hygroscopic in nature? So hygroscopic nature or hygroscopic property is the property which absorb the moisture from the atmosphere, like the salt. And salt has the hygroscopic nature, and salt absorb the moisture from the atmosphere. Yes or no? So likewise in the epiphytic plant, the velamen tissue present, and now this velamen tissue also having the property of hygroscopic property, which absorb the water moisture from the atmosphere. Likewise at the maturity, means after the maturity, so this anther dehisce. So for the dehiscence of the anther after attaining the maturity, this callose layer
which is hygroscopic in nature, so which absorb the water moisture from the atmosphere and enter become days. एंथर यहाँ से क्या हो जाता है, डेइस हो जाता है. डेइस हो जाना मतलब रप्चर हो जाना, उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है. तो ब्रेकिंग ऑफ वॉल ऑफ द एंथर के लिए कौन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कैलोस थिकनिंग ऑफ द endothecium layer. So this endothecium is the second outermost layer. So first outermost layer is the epidermis. Epidermis is followed by the second layer called as endothecium. First is the epidermis, second is the endothecium. Now then, inner side of the endothecium. Inner side of the endothecium, there is a 1 to 3 layer middle layer. उसके नीचे क्या होता है? This is epidermis, this is the endothecium, and 1 to 3 layer middle layer. Middle layer. And now this middle layer, at the time of maturity, this middle layer degenerate, so it is the third layer, right? Degenerate. And multi-layered middle layer, inner side of the endothecium, and during the maturity this middle layer destroy, degenerate, disintegrate. And if we see the TS of mature anther, this is the TS of anther only. So TS of mature anther, these two microsporangia are united and form a single चैम्बर, राइट. यहाँ दो चैम्बर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही चैम्बर हो जाता है, क्योंकि मिडल लेयर जो होता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ मैच्योरिटी. और उसके बाद में फिर यहाँ पे सिंगल एक पर्टिकुलर इस चैम्बर में, इस ग्लोब में एक ही चैम्बर बन जाता है, और यहाँ पे भी एक ही चैम्बर बन जाता है. और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं. तो रिलीज होने के लिए काम कौन करता है? थिकनिंग ऑफ दी endothecium cell. And now that cell wall of the endothecium, which is thick and made up of callus, and callus is having the hygroscopic in nature, so which absorb water moisture from the atmosphere and rupture the wall and release the pollen grain, right? So it is helpful for the dehiscence of anther. Now just inner side to the middle layer, there is a layer of the nutritive tissue, and this layer is called as tapetum. हम इसको क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं. तो हम अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लेते टैपेटम, right? So now this is the layer, that layer is called as what? Tapetum. Tapetum. And tapetum provide the nutrition to the development of the pollen grain, that means the development of microspore. And now this tapetum layer is, the cell of the tapetum is uninucleated, multinucleated, okay? So it is maybe diploid or triploid or polyploid in condition, and having the dense cytoplasm, many nuclei, right? And provide what? Nutrition. किसके लिए? For the development of pollen grain. pollen grain के development के लिए nutrition supply करता है tapetum, right? And now then tapetum, inner side of the tapetum, there are the what? Pollen sac. Now 1, 2, 3, 4, these are the microsporangia, singularly called as microsporangium or pollen sac. What is called? Pollen sac, right? And inside the pollen sac, that means inside the microsporangium, there
आर मेनी स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या होते हैं यहाँ पे? स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, राइट। ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू। सो स्पोरोजीनियस सेल, तो ये सब क्या है? इसके अंदर में क्या होते हैं? नाउ दिस इज द पोलन सैक और ये है स्पोरोजीनियस सेल और टिश्यू, राइट। Sporogenous cell are altogether called sporogenous tissue. Sporogenous tissue diploid in nature, right? Now this is the what the TS of anther. अब देखिए कि TS of anther और यहाँ पर दूसरा एक स्टेप है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है टाइटल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर मीन्स पहले ही बताया मैंने, यहाँ देखिए इन पोलन ग्रेन है ना, कहाँ है ये? पोलन ग्रेन, पीजी। इन पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हियर माइक्रोस्पोरो मीन्स माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। देखिए माइक्रोस्पोर, इसको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रोस्पोर। द टाइटल इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स formation of microspore, formation of microspore, right? So microsporo, that means the microspore. Genesis, genesis, here microsporo means here microspore. And here genesis, genesis means formation. So microspore formation, that is what is called microsporogenesis. तो कैसे? तो from the sporogenous cell or sporogenous tissue. Now this sporogenous tissue is also act as what? Microspore, microspore mother cell, क्या कहते हैं इसको? MMC, क्या कहते हैं? MMC, that means microspore mother cell, that is MMC, right? And MMC cell is diploid. Here MMC, that means the microspore mother cell, is diploid in nature. Okay. Now the title is that what? Microsporogenesis. So what do you mean by microsporogenesis? The formation of microspore from diploid microspore mother cell is called as microsporogenesis. So microsporogenesis मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मतलब आज माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, है ना। तो क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। सो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी ये पोलन ग्रेन जो है वो कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड। पीजी कैसे रहते हैं? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड्स, माइक्रोस्पोर आर हैप्लॉइड। सो हियर पोलन मदर सेल, इसे हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल PMC और MMC, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, और उसी को हम क्या कह सकते हैं? पोलन मदर सेल। वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। और इस पर्टिकुलर पोलन मदर सेल में कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस।
Which cell division? Meiosis. And you know very well meiosis is the reduction cell division, and it is generally occur in the reproductive cell. So pollen mother cell is the reproductive cell, which undergo meiosis. So from a single diploid microspore mother cell undergoes meiosis to form 4 haploid microspore. है ना? कितने? 1 2 3 4 ऐसे क्या बनेंगे? कैसे बनेंगे? ये कैसी है? MMC डिप्लॉइड. और ये कैसे बनेंगे? N मीन्स हैप्लॉइड. क्या? पोलन ग्रेन. या पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर. तो बहुत सिंपल है. नाउ दिस इज दी microspore mother cell, and this microspore mother cell is diploid. It undergoes meiotic cell division. So form the 1 2 3 4, और ये सब के सब कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. तो उसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हम क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल by the process of meiosis is called as microsporogenesis. Means simply the formation of microspore is called as microsporogenesis. तो कैसे बनते हैं माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर मदर सेल से. माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? डिप्लॉइड. उसमें कौन सी डिवीजन होती है? मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन. तो रिडक्शन डिवीजन होती है तो कितने बनते हैं एक सेल से? 4 सेल. और वो 4 सेल कैसी बनेगी? हैप्लॉइड. तो माइक्रोस्पोर कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड. मतलब पोलन ग्रेन कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड. राइट. सो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? सो अगेन आई एम रिकैपिंग दिस डायग्राम. सो outermost layer of the TS of anther is the epidermis, which is protective in nature. Epidermis followed by the barrel shape or flattened cell called as endothecium, and in between the two sporangia there is a notch, and at the notch region the endothecial thickening is much more, and now this endothecium thickening is made up of callus, and callus layer is hygroscopic in nature and absorbed water moisture, and after absorbing the water moisture it ruptured and release the what? This pollen grain from the pollen sac at the time of maturity. So for the digestion of anther, this callus layer play very important role, right? Okay. काय के लिए? digestion. मतलब break, breaking. Wow, right? Now, then the endothecium followed by the 1 2 3 layer of middle layer, and middle layer at the time of maturity degenerate and form the one chamber. Okay, in the one lobe, anther lobe, right? Okay. So this type of means it is क्लियर इन दी टीएस ऑफ मैच्योर एंथर. मैच्योर एंथर के डायग्राम आप देखोगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा. यहाँ पे ये जो है मिडल लेयर डिजेनरेट हो जाता है और ये पूरे चेंबर एक कॉमन चेंबर बन जाता है. राइट. ओके. नाउ देन इनर साइड ऑफ द मिडल लेयर देयर इज अ
again single layer, and now this single layer is called as tapetum, and tapetum is uni or multinucleated dense cytoplasm having the food in the cytoplasm, and it is generally triploid in nature, and provided nutrition for the development of the pollen grain, right? Second thing, this tapetum is also play a very important role in the formation of the pollen grain layer, that means the स्पोरोडम। ये क्या बनाता है? पोलन ग्रेन का लेयर। वो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नाउ देन पोलन जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट, है ना, तो उस समय में हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक्साइन और इंटाइन होती है। तो एक्साइन और इंटाइन इसे बनाने में कौन मदद करता है? यहाँ पर टैपेटम आप देखोगे तो उसका जो एक्साइन होता है ना, तो एक्साइन स्पोरोडम, स्पोरोडम, और स्पोरोडम में आउटर जो होती है क्या? एक्साइन, और एक्साइन में क्या रहता है? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। बहुत सिंपल है। दिस टैपेटम forms the sporopollenin on the exine, right? So what is the function of the, again first function is the what is the first function? First function of the tapetum is the what? Supplying the food material for the development of pollen grain. After formation of pollen grain, again this tapetum form the protective covering on the pollen grain, and that protective covering present on the exine, and it is made up of what? Chemical, that is sporopollenin. What is sporopollenin? Sporopollenin, right? What is the function of the sporopollenin? स्पोरोपोलिन का फंक्शन क्या होता है, राइट? तो फंक्शन इसका ये है कि दिस स्पोरोपोलिन protect the pollen grain from physical and biological decomposition. Biological decomposition मतलब स्पोरोपोलिन ये पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन करता है फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है, कोई माइक्रोबियल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पोलन ग्रेन को बचाता है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। एंड ये स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है? टैपेटम, राइट? ओके, नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ microsporogenesis, that means the formation of microspore, that means the pollen grain, here the sporogenous tissue and sporogenous tissue act as microspore mother सेल और पोलन मदर सेल। अब यहाँ पोलन मदर सेल में क्या होता है बोला मैंने? एक पोलन मदर सेल से कितने बन रहे हैं यहाँ पे? टोटल 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक है, इससे कितने बन रहे हैं? 4। अब हाउ मेनी हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल? 1 2 3 4 4 into 4, दैट मीन्स 16 क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन, राइट? इफ the 100 of the pollen mother cell, और उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, then how many pollen grain will be formed? मतलब माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? 400, क्योंकि 1 से 4 तो 100 से 400, राइट? सिमिलरली 25 है तो कितने बनेंगे? 25 पोलन मदर सेल है तो 100 है तो 400 है तो 4 into 4 16 मीन्स 1600, राइट? अगर 1000 है तो 4000, राइट? इस प्रकार से ये क्या होगा? पोलन ग्रेन बनेंगे। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा इस प्रकार से कि if there are 50 pollen mother cell, so how many pollen grain will be produced after the microsporogenesis? तो कितना होगा? उसको इंटू 4 करोगे 50 से, तो कितना हो जाएगा? 50 है इंटू क्या कर दोगे? 4, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, तो कितना आएगा?
200 है ना, मतलब इसके 4 टाइप्स जितने भी हो, राइट। तो इसमें हम देखिए अब यहाँ बनाएंगे हम पोलन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्या है, पोलन मदर सेल, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक सेल के 4 सेल बनेंगे इस प्रकार से। इसके भी कितने बनेंगे, 4। इसके भी कितने बनेंगे, 4। और इसके भी कितने बनेंगे, 4। इसके भी कितने बनेंगे, 4। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 से है ना, राइट। सो 1 2 3 4। तो इसके कितने बनेंगे, बोलेंगे 1 के 4, मतलब लाइकवाइज okay, means this is the pollen mother cell undergoes meiotic division and form the how many 4 haploid pollen grain, कितने यहाँ पे 4 pollen grain। अब बोलोगे आप सर यहाँ पे 4 कैसे है, यहाँ तो 3 दिख रहे हैं, राइट, 1 2 3। लेकिन हम क्या बोले, पोलन कैसे रहते हैं, पोलन ग्रेन ये टेट्राड में रहते हैं, टेट्राड कंडीशन। पोलन ग्रेन्स फॉर्म इनसाइड दी माइक्रोस्पोर मदर सेल और इनसाइड दी पोलन sac, right, by the process of microsporogenesis, and pollens are in a tetrad condition. अब टेट्राड मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, टेट्राड मीन्स 4, लेकिन आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। तो क्या होता है, एक पीछे के साइड रहता है, बैक साइड में, तो बैक साइड में रहेगा तो क्या होगा, आपको 3 नहीं दिखेगा। जैसे कॉइन में जो लाइन होते हैं वो कितने होते हैं, 4, लेकिन अपने को दिखते कितने हैं, 3 दिखते हैं ना। इधर एक मुंह, इधर एक मुंह, इधर एक मुंह और एक बैक साइड, तो बैक साइड वाला नहीं दिखेगा, राइट। सो मेरा बैक साइड का पार्ट आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ओनली फ्रंट एंड लेटरल साइड बट नॉट बैक साइड, राइट। तो लाइकवाइज यहाँ पर कितने होते हैं, 4, तो ये आपको दिखेंगे 1 2 3 एंड 4th वन बैक साइड में रहता है, इसलिए कितने रहते हैं, पोलन ग्रेन 4 में। सो ऐसा दिखता है आपको हर एक सेल, 1 2 3 4 ये सेल है, यहाँ पे जो भी सेल है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 सेल है, तो इसमें इस प्रकार से बनेगा। और ये क्या हो गई, पोलन सैक, ये है पोलन सैक, ये है पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म में, 1 2 3 बैक साइड में एक 4 मतलब टेट्राड, 1 2 3 बैक साइड में एक टेट्राड, 1 2 3 बैक साइड में एक है मीन्स 4, 1 2 3 एंड बैक साइड एक 4, ऐसे पोलन टेट्राड, राइट। सो नाउ दिस इज द TS of anther and process of microsporogenesis, that is the formation of microspore from the diploid microspore mother cell by the process of, by which division, meiotic division. So formation of microspore from the microspore mother cell to form what, haploid 4 microspore. This process is called as microsporogenesis and it occurs in the pollen mother cell or microspore mother cell. Microspore mother cell present in the microsporangia, and microsporangia it is also called as pollen sac, and pollen sac is present inside side to the tapetum, and tapetum again just outer side of the tapetum there is a middle layer, and just outer side of the middle layer there is a endothecium, and outermost protective layer is the epidermis. So this is about the TS of transverse section. TS means transverse section of anther and process of microsporogenesis, right. So now in the next video we will see the process of
megasporogenesis. So before we going to study the megasporogenesis, we will see the for development of male gametophyte, means pollen grain. Now we will see the structure of pollen grain, and then the pollen grain germinates and form the male gametophyte. So what is the structure of the male gametophyte, and all about the male gametophyte we will see in the next video. Thank you.